नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में उनके सिलेक्शन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया था मोदी सरकार द्वारा, जिसके खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं और अभी जो हमारे मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी नियुक्ति से पहले और राजीव कुमार जो पूरे अपने कार्यकाल में विवादित रहे, तमाम तरह के आरोप गड़बड़ियों के चुनाव प्रक्रिया में और उसकी अनदेखी के उनके ऊपर लगे, शायरी मिली सिर्फ लोगों को उनसे सुनने के लिए। तो वो जो याचिकाएं थी जो तारीख पे तारीख की तरह टलती जा रही हैं, आज सुनवाई थी, 19 मार्च है, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो याचिका 38 नंबर पर लिस्ट थी। लेकिन प्रशांत भूषण जो इस मामले में जो पिटिशनर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके दखल से, उनकी गुजारिश से उन्होंने फिर एक बार कोर्ट के सामने गुजारिश की, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर जी की बेंच के सामने, कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की बुनियाद से ये सीधे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, क्या हुआ, वो सब हम बताएंगे आपको वीडियो में। आखिर तक इसको देखिए, वीडियो को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब इसकी जो नई तारीख पड़ी है वो 16 अप्रैल है। आज तो नहीं हो पाई। इस याचिकाओं को जिसको कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एडीआर, यूसीएल, लोक प्रहरी, इन लोगों ने रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सरकार ने अमेंडमेंट जो लेकर आई सरकार, जिसमें उन्होंने एक्ट बनाया चुनाव आयुक्त के चयन, उनके कार्यकाल और उनके कार्यप्रणाली को लेकर के, जिसके सेक्शन 7A को लेकर के सबसे बड़ी आपत्ति है क्योंकि उसके तहत सरकार ने उसके चयन समिति से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया था। तो अब सरकार के दो नुमाइंदे हो गए, मतलब एक प्रधानमंत्री, एक उनके द्वारा चुना गया मंत्री और लीडर ऑपोजिशन, जिसके बारे में राहुल गांधी या जो हमारे अभी लीडर ऑपोजिशन है देश के इस वक्त, उनका ये कहना था, उनकी दलील बहुत ही सही है कि भाई फिर उसके बाद रह क्या गया लीडर ऑपोजिशन के लिए, जब 2-1 का बहुमत पहले से निर्धारित है, तो फिर ये तो केवल एक जुबानी जमा खर्च है, एक औपचारिकता भर है कि भाई आप बुलाओ ना बुलाओ, बुला के केवल उसको साइन करने रह जाएंगे, वो आपत्ति दर्ज करेगा, डिसेंट का नोट देगा, लेकिन फैसला तो वही होगा जो सरकार करेगी। तो डोमिनेशन हो गया। और अगर चुनाव आयुक्त ऐसा आदमी बैठ जाए जो आंखें मूंद ले या इजाजत दे दे, जैसे कि आरोप लग रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो फिर लोकतंत्र रहा कहां? दिखावे का ही हुआ ना, दिखावे का ही हुआ। अब जो संजय करोल साहब की टिप्पणी थी अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कि हर वोट कीमती है, हर वोट की वैल्यू है, इससे मतलब नहीं है कि जीता कौन हारा कौन, प्रक्रिया, मतदान की, मतगणना की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, या और जो तमाम जितनी बातें इसके बीच में अलग अलग मौकों पर अलग अलग बेंच द्वारा कही गई, ठीक, वो अगर वास्तविकता में ना हो, जिस तरह के डेटा सामने आए, जैसे कल ही दूसरे मामले में हुआ कि अब ज्ञानेश कुमार जी आ गए, तो अब वो जो याचिकाएं थी महुआ मोइत्रा की, एडीआर की और दूसरे तमाम लोगों की, कि फॉर्म 17C के डेटा में चेंज कैसे आया। फॉर्म 17C के डेटा में जिस दिन वोट पड़े शाम को, जो उसकी गिनती हुई, उसके बाद जो वोट डिक्लेयर हुए, उसमें इतना ज्यादा भारी अंतर और कैसे कैसे डिस्क्रिपेंसी सामने आई है। संजय सिंह ने दी है, दूसरे लोगों ने दिए हैं, एक ही घर में कितने वोट हैं, एक ही परिवार के एक एड्रेस पे कितने वोट हैं, कितने वोट हटाए जाने की, कितने वोट ऐड करने की, डेटा एकदम से बढ़ गया। और अब ये जो ईपीआईसी जो वोटिंग कार्ड आइडेंटिफिकेशन है, उसमें बंगाल में मिला के उसमें जो है वो एक जैसे नंबर है हरियाणा के और दूसरी जगहों के, तो सारी बातें तो निर्मूल नहीं हो सकती। जो पुराने चुनाव आयुक्त हैं, एसवाई कुरैशी, दूसरे और लोग हैं, दिग्गज लोग, वो जो बातें उठा रहे हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं, उससे ये तो समझ में आता है कि दाल में काला है। किसी को इस बात से कोई शक नहीं कि दाल में काला है। वो गड़बड़ियां जानबूझकर की गई हैं, सिस्टम का फेलियर है, ये कैसे है। तो उसी को लेकर के अब जब ये याचिका आई तो कल उन्होंने कहा, मनिंदर सिंह जो सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं चुनाव आयोग को, कि भाई ज्ञानेश कुमार जी तैयार हैं सुनने के लिए, आप आ जाइए, अपनी बात कर लीजिए। तो फिलहाल तो बेंच ने कहा कि ठीक है, 2 हफ्ते का समय आप इसको दीजिए, उसके बाद डेटा जारी करिए आप। यानी कि अब चुनाव आयोग को समझ में आया कि गुरु डंडा घूम रहा है, फंस गए हो। तो अब वो बचने के लिए ये हुआ कि ठीक है, डेटा हम रिलीज कर देंगे, आप मिल लीजिए हमसे, बात कर लीजिए हमसे, हमसे बात करिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो रिकॉर्ड किया है, उन्होंने ले लिया है कि ठीक है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम डेटा जारी करने के लिए या इनसे बात करने के लिए, इनकी आपत्तियां सुनने के लिए, इनके सुझाव सुनने के लिए क्या ये कह रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। पहले वाले तो थे ही नहीं, उन्होंने तो रिजेक्ट ही कर दिया था कि ऐसा ही नहीं। और फिर ये कमेंट आते हैं कि इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। देखा आपने, ट्रस्ट करने की बात जो सीएजी रिपोर्ट में बोली थी जस्टिस सूर्यकांत ने, अगले ही दिन आ गई।
ट्रस्ट करने की बात की। अरुणाचल में जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी धांधलियों के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भाई इसमें ना इधर का है ना उधर का, कुछ है ही नहीं इसमें। दोनों मिनिस्ट्री को उन्होंने बोला कि आप कम क्लीन, निर्मला सीतारमन की मिनिस्ट्री को बोला और उधर उनकी होम मिनिस्ट्री की यानी अमित शाह जी की। क्योंकि जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं जो इनके यहाँ आए हैं पहले कांग्रेस में, तब ये इनके विरोध में थे, तब यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध में थे। लेकिन जैसे ही वो आपके साथ आ गए तो फिर तो सब गंगा जल में जो डालो वो गंगा जल हो गया। तो अब वो सारी कहानी घूम गई। अब जो आरोप लगे हैं, जिसके बिल्कुल साफ साफ बातें हैं कि सारे प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री की पत्नी को दिए गए। जो पहले कंपनियां इन्हीं मुख्यमंत्री साहब की थी, क्योंकि इनके जो मरहूम, इनके जो स्वर्गीय पिता है, जो पहले उनकी सरकार थी, उस जमाने में इन पर था कि वो सारी इनकी कंपनियों को मिल रहे थे। अब इनके भतीजे हैं तवांग से मुख्यमंत्री पेमा खांडू के, ये कल की है रिपोर्ट हमने डाली है। तो इसका जिक्र करना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि जब संस्थाओं की निष्पक्षता की बात करते हैं कि संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए, अरे भरोसा तब होगा ना जब संस्थाएं ऐसा काम करें, वरना कैसे भरोसा करें जो सामने चीजें दिख रही हैं। यही जस्टिस सूर्यकांत अभी कह रहे हैं, जब क्विड प्रो की बात, सीबीआई बैंक थोड़ी मानेगा कि गलतियां हुई हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जब जब प्रेशर पड़ता है जनता का, जब अदालत उसमें हस्तक्षेप करती है, जैसे तैसे कितने मामले नीचे से होते होते हाई कोर्ट पे हो जाते हैं, हाई कोर्ट पेश कर देता है, फिर कैसे होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कितने साल लग जाते हैं, फिर उसकी जांच होती है, तब जाकर कहीं कुछ मामलों में सही बात सामने आती है। उसके बाद भी जनता के मन में एक सवाल रह जाता है, जो लगातार वो अपने सिर हो जाता है कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई। जो हमने देखा अनिल मसीह के मामले में चंडीगढ़ में मेयर के, कि क्लियर हो गया, उसने मान लिया अदालत में कि हाँ उसने की गड़बड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उससे डायरेक्ट सवाल जवाब किए, पूरे देश ने देखा लाइव टेलीकास्ट में। उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं, उसे कोई सजा नहीं मिली। उसके आका कौन थे, किसके इशारे पे उसने किया था, वो आज तक अनुत्तरित है। इलेक्शन बॉन्ड की याचिका पहुंची हुई हाई कोर्ट में, वहां जो जस्टिस डी के उपाध्याय वैसे बड़े कड़क है, यही डी के उपाध्याय साहब है जो बंबई हाई कोर्ट से आए थे, मुंबई हाई कोर्ट से, और दिल्ली हाई कोर्ट में है इस समय। उनके और गढ़वाला साहब के सामने वो याचिका है, जिसमें इलेक्शन बॉन्ड में जो क्विड प्रो हुई है उसकी धांधली की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो अभी तो खैर वो उन्होंने अगली सुनवाई के लिए टाल दी है उसको, याचिका को। लेकिन जो कमेंट उनके हैं, उस कमेंट से तो ऐसी ध्वनि मिलती है कि मानो कोर्ट जो है कन्विंस नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि भाई आप, अब ये टेक्निकल हो सकता है पॉइंट, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि आपने जो चीज पीआईएल में उठाई है, आप केवल कहीं सुनी पढ़ी लिखी उस बातों पे कर रहे हैं, आप कोई मटेरियल वो तो लाए नहीं इफेक्ट। आप कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगी पीआईएल में, आप बोल रहे हैं। आप कुछ अपनी तरफ से ऐसा तो दीजिए जिससे लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब बताइए आम आदमी कहां से लाए आप, आपकी राय क्या है, कहां से लाए आम आदमी? अगर जो डेटा अवेलेबल है, जिसके बाद आंखें खुली और डेटा मिल नहीं रहा था, एसबीआई, आपको अगर याद हो तो एसबीआई डेटा देने को तैयार नहीं था इलेक्शन बॉन्ड का। कितना हरीश साल्वे साहब ने वो सब किया था, कितना, याद कीजिए उस दृश्य को। और पूरे देश को इसलिए पता था क्योंकि लाइव थी स्ट्रीमिंग। तो चंद्रचूड़ जी के बारे में जो मर्जी कहिए आप, उन्होंने भगवान से उनको प्रेरणा मिली, मोदी जी के साथ उन्होंने आरती कर ली, या वो आरएसएस के एजेंट है जैसा बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार। उसके बाद तो वो एक ऐसे बने हुए कि हर आदमी पंचिंग बैग की तरह चंद्रचूड़ जी को कह रहा है। लेकिन एक चीज यहां हमें अंडरलाइन करनी होगी, वो ये थी कि चंद्रचूड़ जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया वो लाइव स्ट्रीमिंग का था, कि देश के सामने चीजें थी। अब उसे आप उनकी लोकप्रियता की वो कहिए, उनका मीडिया सावी होना कहिए, अपनी इमेज को आगे पहुंचाना कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा देश को हुआ जो अकाट्य है। क्योंकि बहुत सारे चेहरों के जो सो कॉल्ड नकाब है वो उससे उजागर हुए। उसके बाद गुंजाइश इस बात की नहीं रही, क्योंकि जब अब देश का आम आदमी देखता है कि अच्छा ये वकील, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का है, संसद में तो कुछ और कहता है, पब्लिक मंच पे कुछ और कहता है, और कोर्ट में क्या कह रहा है, ठीक है। और जब ये चीजें आती है, जबकि देखा कोर्ट ने, वरना तो सुन भाई रिपोर्टिंग कितनी होती है, आखिर की हो जाती है कि ये बात हुई, ये बात हुई, अमुक हुई, फैसला ये हुआ। उस पूरे उसमें क्या हुआ, किसने कैसी कोशिश की, वो तो सामने आती नहीं। वो आई थी उस मामले में, क्योंकि देश देख रहा था किस तरीके से हरीश साल्वे जी ने कोशिश की, किस तरीके से हमारे तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने आखिर तक कोशिश की कि बस 2 दिन के अंदर ना हो जाए, टल जाए, ये ना मांगा जाए, डेटा के साथ ये नहीं होगा, हम बाद में दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। और उसी का नतीजा था कि वो जो डेटा था, इलेक्शन बॉन्ड किस किसने खरीदे, किस किस को जारी हुए, कब जारी हुए, वो जो डेटा वहां चस्पा हुआ वेबसाइट पे, उसी से तो फिर ये आपको मौका मिला ना। अब आज भी ये सवाल तो अनुत्तरित है ना, ये सवाल कोई मानेगा इस देश में कि अडानी, अंबानी और बड़े ग्रुप, उनका नाम ही नहीं है, यानी उन्होंने किसी भी दल को कोई चंदा दिया ही नहीं नंबर 1 में।
कोई इस दलील को स्वीकार कर सकता है? इसका मतलब खेल तो पीछे से कुछ हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। या हो सकता है ऐसा? आप ही बताइए, कौन मान लेगा? तो बड़ा मासूम सा हुआ है ना, कौन मानेगा इस बात को? तो खेल है, खेल है। तो अब यही है जद्दोजहद कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और उसके बाद तकनीकी, एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल या जो भी जो झोल है इंटरप्रिटेशन के, जैसे इस मामले में भी है, जो ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर है, जिसमें केस क्या है? केस यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो रिकमेंडेशन करती है, उसमें कानून बनाकर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव उसको सरकमेंट कर सकती है, उसको बाईपास कर सकती है, उसमें अपनी मर्जी से वो कर सकती है क्या? क्या कोर्ट की पावर है उसको रोकने की या नहीं? ये है इसमें सारा खेल। क्योंकि मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि भाई, बड़ी बड़ी बातें याद है आपको? उन्होंने कहा था कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए चुनाव आयोग की आयुक्त की कुर्सी पर कि जो दबे ना, जो मजबूत हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम हो, जो प्रधानमंत्री के भी अगर कोई कमी नजर आए तो उसको भी करने की साहस करे, तभी तो लोकतंत्र रहेगा। तो ये जो बात कह रहे हैं प्रशांत भूषण की, ये मामला लोकतंत्र की बुनियाद से, जड़ से जुड़ा हुआ है, वरना फिर तो वो मखौल है। फिर तो यही देवेंद्र उपाध्याय साहब जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो अभी ये कह रहे हैं इलेक्शन बॉन्ड के मामले में उसकी जांच को लेकर के, उनके अभी उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं की है याचिका, लेकिन उस तरफ जा ही रही है। जितनी बात उन्होंने कही तमनकर साहब को, जो पिटिशनर की तरफ से कर रहे थे दिल्ली हाईकोर्ट में कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए, आप बैठाइए। उन्होंने कहा कि भाई अब ये टेक्निकल हो सकता है इसका पहलू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप कोई मटेरियल वो नहीं लेकर आए, कैसे हम कर दें? तो प्रशांत भूषण ने जो ये मुद्दा उठाया है, उसमें बात बिल्कुल सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया उस समय सुन के उस याचिका को कि चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, भले ही वो उसका कॉन्टेक्स्ट था लॉ का, कि पार्लियामेंट के लॉ के आधार पर, लॉ नहीं था, लॉ नहीं बना था, जिसकी बात उन्होंने कही कि लॉ बनना चाहिए, और लॉ बनने तक ये तीन लोग रहेंगे, चुनाव प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। वो किस लिए था? निष्पक्षता के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ताकि उसके चयन में मनमानी ना हो सके, किसी एक उसका पक्ष का दबदबा, कब्जा ना हो सके। वो तो अब हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है तो लो बाहर। तो ये आज के संदर्भ में जरूरी है, वरना ये जो देवेंद्र उपाध्याय जी ने थोड़े दिन पहले कहा था, जस्टिस सुनिंदा भंडारे की मेमोरी में जो व्याख्यान हुआ था, जिसमें इंदिरा जयसिंह भी थी, मदन लोकर भी थे, जस्टिस मदन लोकर, और ये भी थे देवेंद्र उपाध्याय जी। उन्होंने उस दिन जो बात कही थी, बहुत कांटे की और मार्के की कही थी। ये तो मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये तो दिखाएगा नहीं ना, ये तो दबा देगा ऐसी बातों को, बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि हिटलर भी कानूनी तरीके से तानाशाह बना था, वहां भी एक कैलिब्रेटेड डिक्टेटरशिप थी, कानूनों में रद्दी बदल करके। तो लोकतंत्र होना और लोकतंत्र जमीन पर उसका पालन होना, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन होना, और कॉन्स्टिट्यूशन के असली इंटेंट का, असली मकसद का जमीन पर अमल होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको कहते हैं, संविधानिकता। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि, और ये हमारे देश में सबको नजर आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है, किस तरीके से नियमों के दायरे में, सो कॉल्ड बाहर से पोस्टर है नियम का, लेकिन अंदर सारा खेल कैसे हो रहा है, वो इसी तरीके से हो रहा है। वो सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से देश में गवर्नर बिहेव कर रहे हैं। देश के हमारे उपराष्ट्रपति वो पूरा अभियान चलाते हैं कि जुडिशरी जो है अतिक्रमण कर रही है, जुडिशरी को अपने उसमें रहना चाहिए, हद में। जुडिशरी को क्या जरूरत है दखल कर देने की? जुडिशरी का क्या, ये सवाल कहां से उठे हैं? देश के उपराष्ट्रपति जो संसद के स्पीकर है, संसद में, वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि जुडिशरी का क्या रोल है कि वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में दखल दे, फिर क्या रह जाता है? सीएजी आपने देख ही लिया, उदाहरण आपके सामने। एक दिन पहले बात उठी, अगले दिन आपने देख लिया, खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा तीन लोगों की बेंच को कि सीएजी की रिपोर्ट का वो नहीं है, और दोनों मिनिस्ट्री उनका का कम क्लीन। इससे ज्यादा बड़ी और क्या चीज चाहिए? 6 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जा रहे हैं मणिपुर, जो मणिपुर में तमाम हिंसा हुई, किस तरीके से मणिपुर जला, किस तरह से चीजें हुई, एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, उसको फिर बाद में जब बिल्कुल हो गया, जब ऑडियो रिलीज हो गई, ठीक है, जब ऑडियो वायरल हो गई, जहां पे ये वार्तालाप है उनका और मौजूदा गृह मंत्री का, तथाकथित तौर पे एलिस्ड बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रूफ तो हुआ नहीं है, लेकिन असर तो पब्लिक में हो गया, परसेप्शन में तभी हुआ। फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा कि वो बम गिराने में और उसमें शामिल थे। तो अब वहां जो रिलीफ कैंप है, कितने बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है मणिपुर में, तब यहां से 6 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जा रहे हैं वहां दौरा करने, अभी 2 दिन बाद रिलीफ कैंप में लोगों को मिलेंगे। जस्टिस गवी, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, तमाम नाम आपके सामने। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इन पर बहस नहीं होगी।
इस पर बहस नहीं होगी, बहस होगी छावा पे, औरंगजेब पे, ग्रोव पे, ठीक है। बहस उन सारे मुद्दों पे होगी जो जमीनी मुद्दे ही नहीं है, उनकी बात नहीं होगी। यहाँ बता दिया जाएगा एक राज्य का मुख्यमंत्री, हम योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, महाकुंभ हुआ, बड़ा हुआ, भगदड़ पे कोई जवाब नहीं, कितने मरे उसका कोई पता नहीं, गिनती नहीं कर पाए, पता ही नहीं चला, पहले तो कबूल ही नहीं किया 17 घंटे। तो उसके बाद अब उसकी उपलब्धियों के अंदर फिर वो जो जिन डेटा को जारी करते हैं, जिस सो कॉल्ड केस स्टडी की बात करते हैं, वो आंकड़ों पे भी गलत है, कॉन्सेप्ट में भी गलत है। प्रशासनिक जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है और हेड ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री है। वो कैसे ऐसे किसी चीज को जो अनऑर्गेनाइज स्तर पे हुई है उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। उसमें वो आदमी माफिया था, जिस नाविक की बात की, उसके पास कितनी नाव थी, उसकी कैसे कैलकुलेशन थी, क्या उसने जो सरकारी रेट था अगर उससे वो ज्यादा वसूल रहा है तो वो स्वीकार्य है, वो बर्दाश्त है। उसकी ये दलील है कि नहीं, लोग तो खुशी से दे सकते थे, लोग अपने पैसे जोड़ के आए थे। ये कहाँ की दलील है भाई, ये कहाँ की दलील है। उसके बाद दूसरी हुई कि वहां 4 लाख छात्रों ने 1-1 लाख से ज्यादा कमा लिया, उन्होंने अपनी बाइक का पूरा पैसा रिकवर कर लिया, क्योंकि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे थे बाइक टैक्सी के तौर पे, और उसमें उन्होंने पैसे वसूले। अब इसका कोई वो नहीं है, तो फिर तो कानून की तो जरूरत ही नहीं है। फिर बाइक टैक्सी वालों को आपने क्यों रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरी जगह ने। ओला की, उबर की जो बाइक टैक्सी चली थी, कई जगहों पर उसके खिलाफ वो हुआ कि नहीं था, बिना आप लाइसेंस फी के नहीं करोगे। तो क्या प्रशासन ने चिन्हित किया था, क्या प्रशासन ने इजाजत दी थी? कोई मापदंड नहीं है। यानी कोई, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग आ जाए, उनकी जरूरत का उस समय काल में आप लाभ उठाने के लिए नियम कायदे कानून ताक में रखे करें, मानवता के दृष्टिकोण से कोई करे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जहां लोगों ने अपनी तरफ से मदद की, लोग फंसे हुए थे जाम में, लोगों की फ्लाइट रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे थे, कोई वृद्ध व्यक्ति था, अक्षम व्यक्ति था, उसको लोगों ने मानवता के दृष्टिकोण से पहुंचाया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उनके बीच में क्या होता है वो सेपरेट बात है कि किसी ने खुश होकर, लेकिन इसको चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, सदन में कह रहा है, बयान दे के कह रहा है, कैसे इसको वो मान ले, लेकिन सब चल रहा है, यही उपलब्धि। तो इस दौर में ये देखना बहुत जरूरी है, जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में आई है, कि वाकई जो संविधान में लिखा गया है, संविधान की भावना है, उसको अमल करने के लिए संस्थाओं की जो निष्पक्षता है, सीबीआई की, सीईसी की, सीएजी की, इनको निष्पक्ष रखने के लिए जरूरी है। और उसी से जुड़ा ये मुद्दा है जिसकी बात यहाँ उठी है। अब कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमें तो बहुत उम्मीद है कि 16 अप्रैल को इस पर न केवल सुनवाई होगी, बल्कि एक कंक्लूसिव फैसला भी होगा। और भाई साहब, माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, हम तो अपने दर्शकों के जो रिएक्शंस आती हैं उसके आधार पर आपको कह सकते हैं, पता शायद आपको भी होगा, लोगों को यकीन नहीं है, यकीन है पर यकीन नहीं है। शायद आप समझे हमारी बात, क्योंकि इन दिनों अविश्वास इतना हावी है विश्वास पर कि जनता को लगता नहीं है कि कोई बात ठीक से देश में होगी। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं, हम किसका नाम लें, रोज आप देखते हैं चीजों को, तो रोज ऐसे फैसले आते हैं, रोज ऐसे हस्तक्षेप होते हैं जिससे उम्मीद कायम है। तो हम तो उसी ओपिनियन के हैं, लेकिन जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। अगर जनता ही कोई प्रतिक्रिया ना दे इस तरह के तमाम चीजों पे, जनता ही उसमें शामिल हो जाए, तो फिर कैसे होगा। तो ये जनता को भी देखना चाहिए, और आपके पास उसके लिए बहुत मंच है, आज की तारीख में बहुत मंच है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तभी तो फिर लोगों को समझ आएगा कि भाई आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते, हमेशा तो नहीं बना सकते। हमारी तो यही राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। और अगर चैनल आपको ठीक लगता हो, हमारी बात आपको ठीक लगती हो, तो इसको प्रचार, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने में मदद करें, और आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए। नमस्कार।